नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, जूम का कुछ इशू था, इस वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। कल से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि क्लास 9 बजे के करीब ही स्टार्ट किया करूं। कुछ मिनट स्टार्टिंग में ही रिवीजन के कर लिया करेंगे एंड उसके बाद 9:15 से स्टार्ट किया करेंगे। हमने कल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ा। टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू किया। पहली चीज इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि टीचिंग जो है ये एक एमफुल प्रोसेस है। इसमें हमारे पास एक मकसद होता है और वो मकसद क्या होता है? चेंज ऑफ बिहेवियर। सिंपल सी चीज। फिर हमने देखे कि टीचिंग के दो मॉडल्स हैं, दो बेसिक मॉडल हैं। एक है हमारा पेडागोजी मॉडल एंड दूसरा है हमारा एंड्रोपोलॉजी मॉडल। पेडागोजी मॉडल जो है ये कहाँ पर किया जाता है? बेसिक लेवल में बच्चों के साथ। एंड एंड्रोपोलॉजी मॉडल जो है ये अडल्ट्स की टीचिंग में काम आ जाता है। इन दोनों मॉडल्स की जो मेन डिफरेंस है कि पेडागोजी मॉडल में हमारा टीचर ओरिएंटेड होता है और एनागोजी मॉडल में स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। पेडागोजी मॉडल में हमारी जो मोटिवेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है एंड एनागोजी मॉडल में हमारी मोटिवेशन इंटरनल होती है। पेडागोजी में हर एक चीज ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल होती, सॉरी, फिक्स्ड होती है। एंड एनागोजी मॉडल में चीजें क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ तक ठीक है? जी। Then we have objectives of teaching. टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है चेंज इन बिहेवियर। मगर ये जो चेंज, ठीक है, ये जो चेंज है ये कई सारी जगहों पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉग्निटिव चेंज। एक मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हमारे पास है दैट इज टू ब्रिंग अ चेंज। अब ये चेंज कहाँ कहाँ पर होते? ये हमारा एक कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव से मुराद हम कह सकते हैं दिमाग। देन वी हैव अफेक्टिव लेवल, अफेक्टिव दिल। साइकोमोटर, साइकोमोटर से आप मुराद लीजिए हाथ। सोशल लेवल एंड मॉरल लेवल। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है कि चेंज जो आता है वो हमारे दिमाग के लेवल पे आता है। तालीम की वजह से हमारे दिल पे असर पड़ता है। तालीम की वजह से हम कुछ स्किल्स सीख लेते हैं जो कि हाथों का हुनर है। तालीम की वजह से हम सोशल बन जाते हैं। तालीम की वजह से हमारे अंदर मॉरल्स आ जाते हैं। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है। यानी जब भी इंसान कोई किसी भी चीज़ की तालीम हासिल करेगा ये 5 चेंजेस है जो कम से कम उसमें आएंगी। क्लियर? जी। अब ये जनरल चेंजेस है। हमारे पास एक हजरत आए, बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि चेंजेस जो है ना उसको मैं कहता हूँ वो जी सिर्फ
कॉग्निटिव लेवल पे होगी, वो अफेक्टिव लेवल पे होगी, और वो साइकोमोटर लेवल पे होगी। कॉग्निटिव से मुराद दिमाग, अफेक्टिव दिल, साइकोमोटर हाथ। फिर उन्होंने फर्दर कहा कि दिमाग के मामले में चेंजेस जो होंगी वो किस तरह से आएंगी कि इंसान पहले इल्म हासिल करेगा, उसके बाद वो उसको समझेगा, उसके बाद वो इसको अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करेगा, फिर वो उसे सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज का मानना है कि वो उसको डिवाइड करेगा और खुद से उसमें से कोई नई चीज बनाएगा, एंड फाइनली वो उसको इवेलुएट करेगा। ये सीक्वेंस ये ना जो है ना, ये सीक्वेंस नेट में कई दफा पूछी गई है। KCAASE, फिर ए में आप याद रखिएगा AP एंड AN। तो बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि जो दिमाग है, दिमाग के ये 6 लेवल्स है, जहां पर इंसान जो है ना इल्म को हासिल करने के बाद इन 6 लेवल से वो गुजरता है। इल्म को हासिल करना, इल्म को समझना, इल्म को अमल में लाना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज करना जैसे कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ है उन पुरानी चीज़ों से हमने कुछ नया जनरेट करना, फिर इसको इवेलुएट करना कि ये किस मयार पे पहुंचा हुआ है। अफेक्टिव तो डोमेन, एनालाइज का मतलब? एनालाइज का एनालाइज का मतलब है कि ब्रेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, इसको तोड़ना। मतलब? और सिंथेसाइज होता है नए से जोड़ना। जी। ठीक है। जी। अफेक्टिव डोमेन में इन्होंने, बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि हमारे पास आता है रिसीविंग, हासिल करना। उसके बाद आता है हमारे पास रेस्पॉन्डिंग, कि पहले तो हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं यानी जवाब देते हैं। फिर हम वैल्यू करते हैं उस चीज का। फिर हम इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद फाइनली इस इंफॉर्मेशन को कैरेक्टराइज करते हैं। कैरेक्टराइज का मतलब है कि इसको गुड बिहेवियर में हम चेंज करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन क्या की, अफेक्टिव डोमेन में हासिल की, कोई भी इल्म हासिल आया तो उस पर हम रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्ड यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आप वहां से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे। उसके बाद अब आप इसको वैल्यू कर रहे, आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ वर्थ इट है, इसका कुछ वो वैल्यू है। अब आप इसको इसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे कि इसको अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे। उसके बाद इसकी वजह से एक बिहेवियर में चेंज आएगा, तो वो कैरेक्टराइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। फिर है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में इन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे पहली चीज आती है इमिटेशन। इमिटेशन से मुराद नकल करना, कि जब कोई, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि ऐसे अलिफ बा लिखो, ऐसे ABCD लिखो, तो वो क्या करता है, वो पहले नकल करता है, इमिटेट करता है। फिर मैनिपुलेशन आ जाती है। मैनिपुलेट करने का माना होता है चेंज करना, तब्दील करना। जैसे अगर मैंने ए दिखाया, इस तरह से लिखना है, वो खुद से इस तरह से भी लिखेगा, वो खुद से इस तरह से भी लिखेगा। ये जो चेंजेस है, ये मैनिपुलेशन में आ जाती है इमिटेशन के बाद। देन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का माना महारत हासिल करना किसी चीज में। देन वी हैव आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का माना है कि बहुत सारे स्किल्स का एक साथ इस्तेमाल करना। देन नेचुरलाइजेशन।
नेचुरलाइजेशन का मतलब कि अब ये स्किल आपकी रग रग में बस गया है, अब आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ रहा, बल्कि ये खुद ही फ्लो फ्लो में आ रहा है। तो ये तीन डिफरेंशिएशंस कि इल्म किस किस तरह से अफेक्ट करता है एक इंसान के अंदर, ये बेंजामिन ब्लूम ने दी। कॉग्निटिव डोमेन दिया, अफेक्टिव डोमेन दिया, एंड साइकोमोटर डोमेन दिया। फिर कॉग्निटिव में उन्होंने 6 डिफरेंस चीजें बताई, केसी ए एस ई के अकॉर्डिंग। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अफेक्टिव डोमेन में रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना, कैरेक्टराइज करना। साइकोमोटर में इमिटेट करना, मैनिपुलेट करना, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, एंड नेचुरलाइजेशन। क्लियर? ओके। इसकी अभी हम प्रेजेंटेशन जो है उसमें हम इसकी इंशाल्लाह मिसालें वगैरह भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और दो लोग आए, गैगनी एंड ब्रिक। गैगनी एंड ब्रिक ने जो है, इन्होंने भी इस टीचिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की कुछ क्लासिफिकेशंस दी। इन्होंने बेंजामिन ब्लूम की तरह इतनी इन डिटेल नहीं दी। इन्होंने 5 चीजें कही का टीचिंग की जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस तरह से होते हैं। हमारे पास होता है इंटेलेक्चुअल स्किल, हमारे पास होता है वर्बल इंफॉर्मेशन, हमारे पास होता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, एटीट्यूड्स, एंड मोटर स्किल्स। इन 5 चीज इन 5 चीजों को भी आपने इसी सीक्वेंस में याद रखना। इंटेलेक्चुअल स्किल से मुराद लेते हैं कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं उनका सीखना। वर्बल इंफॉर्मेशन होता है कि फैक्ट्स वगैरह को रिकॉल करना, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में आता है कि आप उस चीज को खुद से ऑर्गेनाइज करोगे। एटीट्यूड से मुराद होता है कि उसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आएगी। एंड मोटर स्किल यानी फिजिकली कोई चीज हमने सीखी। ठीक है? जी। तो ये सारी जो चीजें यहां तक हम गैगनी एंड ब्रिग्स तक पढ़ रहे हैं, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंडर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में कॉमन 5 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला कॉग्निटिव की इल्म की वजह से दिमाग में तब्दीली आ जाती है, अफेक्टिव दिल में तब्दीली आ जाती है, साइकोमोटर हाथ के स्किल्स हम सोच सीखते हैं, सोशल स्किल्स हम सीखते हैं, एंड हम मॉरल स्किल्स सीखते हैं। फिर बेंजामिन ब्लूम ने 3 चीजें कही, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव में उन्होंने 5 6 चीजें कही, इल्म का हासिल करना, उसको समझना, उसको अमलाना, उसको तोड़ना, उसको वापस जोड़ना, फिर उसको इवेलुएट करना। अफेक्टिव में उन्होंने कहा कि हम पहले इल्म हासिल करते, फिर हम उसको जवाब देते हैं, उसका जवाब देते हैं, फिर हम उसको वैल्यू करते हैं, फिर हम खुद से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद हम उसकी उसकी वजह से हमारे अंदर एक चेंज आ जाती है। साइकोमोटर में उन्होंने कहा कि हम इमिटेट करते हैं, पहले नकल करते हैं, फिर हम उस जो नकल किया है उसको हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से, फिर उसमें हम महारत हासिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे अंदर आर्टिकुलेशन आ जाती है, यानी हम मल्टीपल स्किल्स को एक साथ हासिल करते हैं। एंड फाइनली नेचुरलाइजेशन हो जाती है कि हम इन स्किल्स को महारत की तरह जो है ना, इस तरह से करते हैं कि
गोया ये हमारे अंदर पहले से मौजूद थी। गैगनी एंड ब्रिग्स ने 5 ही क्लासिफिकेशन दी। इंटेलेक्चुअल स्किल का यानी हम पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। वर्बल इंफॉर्मेशन हम इनको दोहराते हैं या याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी हम इनको खुद से ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, यानी खुद से अब समझने से अच्छा ये ऐसे था, ये इससे मेल खा रहा है। एटीट्यूड यानी हमारे अंदर इस इल्म की वजह से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आ जाता है। एंड मोटर स्किल यानी हम फिजिकली कोई ना कोई चीज सीखते हैं। अब हम ये चीज अपनी प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे। जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, मेक श्योर कि आप मुझसे पूछेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग सबके लिए क्लियर है कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें टीचर, लर्नर, कंटेंट एंड एनवायरनमेंट होता है। टीचिंग की वजह से एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और टीचिंग जो है ये एक इंटेंडेड प्रोसेस है, यानी ये बामकसद प्रोसेस है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग दो है बुनियादी मॉडल्स ऑफ टीचिंग, पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। मॉडल ऑफ टीचिंग है पेडागोजी बच्चों की तालीम के लिए एंड अर्ली एजुकेशन में यही यूज किया जाता है। एंडागोजी मॉडल जो है वो अडल्ट लर्निंग में इस्तेमाल होता है। ये इनकी डिफरेंसेस है कि यहाँ पे चिल्ड्रन होते हैं, यहाँ पे अडल्ट्स होते हैं। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। यहाँ लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पढ़ने वाले का रिच और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है। मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है। पेडागोजी सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, एंडागोजी प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। करिकुलम यहाँ पे फिक्स्ड होता है एंड यहाँ पे करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स की जब भी हम कोई चीज सीखेंगे या हमें कोई चीज सिखाई जाएगी उसकी वजह से जो आउटकम्स हासिल होंगे, जो चेंजेस हम लर्नर में एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या क्या है। पहली चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होगा, कि इंसान को कोई चीज समझ में आएगी, वो उसको समझ सकेगा, वो उसको अप्लाई कर सकेगा, उसको इवेलुएट कर सके, एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ये समझाना कि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सवालात इस तरह से भी बन सकते हैं कि बताइए जी, अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किस डोमेन के अंडर आएगा। क्या ये कॉग्निटिव डोमेन में आएगा, साइकोमोटर में आएगा, या ये अफेक्टिव डोमेन में आएगा। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स एटीट्यूड्स और वैल्यूज के लिए है कि इसकी वजह से एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वैल्यूज बढ़ती है एंड एप्रिसिएशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टिलिंग रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल और डेवलपिंग कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। तो ये चीजें हमारे दिल पे जो असर करती है उसको हम अफेक्टिव डोमेन में लेते हैं। साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मोटर स्किल, जैसे कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना, लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करना, या हैंड राइटिंग की जो स्किल्स होते हैं, कैलीग्राफी जो है ये भी एक स्किल है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कॉपरेशन आपस में रखना, लीडरशिप हासिल करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना, जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट में टीम वर्क करना, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। मॉरल एंड कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी और एथिकल बिहेवियर का हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मॉरल लेसन्स थ्रू स्टोरीज और रियल लाइफ सिचुएशंस, हकीकी जिंदगी की सिचुएशंस बताकर किसी को कोई अच्छी तालीम सिखाना, ये मॉरल एंड कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, बेंजामिन ब्लूम ने एजुकेशनल क्लासिफिकेशन दी। 3 मेजर डोमेन्स उन्होंने प्रोवाइड किए जिसके जरिए आज टीचर्स जो है ना वो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं, प्लान इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यानी हमें देखना है कि टीचर को कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, वो मेरे कॉग्निटिव डोमेन में आ रहा है, साइकोमोटर में आ रहा है, या अफेक्टिव में आ रहा है। अगर आ रहा है फिर मैं किस तरह से उसको, बच्चे को पहले मुझे नॉलेज देनी है, फिर मुझे उसको वो चीज़ समझानी है, फिर मुझे मेक श्योर करना है कि वो उसको अप्लाई कर पाए, मुझे मेक श्योर करना है कि वो चीज़ों को तोड़ पाए, उस इल्म को तोड़ सके और उसको जोड़कर एक नई चीज़ वो समझा सके या समझ सके एंड फाइनली वो इवेलुएट कर सके। अफेक्टिव डोमेन में रिसीव करता है, फिर जवाब देता है,
फिर वैल्यू करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसकी वजह से एक कैरेक्टराइजेशन आ जाती है। साइकोमोटर डोमेन में इमिटेशन है, नकल करना, मैनिपुलेशन है, चेंज करना, प्रेसिजन है, महारत हासिल करना, आर्टिकुलेशन है, मल्टीपल स्किल्स को एक साथ सीखना, एंड नेचुरलाइजेशन है कि वो चीजें आपको खुद से ही फिर आ जाती है। अब देखिए, ये जो पेज है ये कल स्लाइड में नहीं था, ये पेज मैंने नया ऐड किया। किस वजह से? आप लोगों ने कल मुझे एक फीडबैक दिया कि मैम ये समझ में नहीं आया। तो मैंने एनालाइज किया समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने एक चार्ट बना के आपको ये चीज पहले ही नहीं दिखाई कि इस तरह से है। जब हमने पहले ही डेफिनेशंस पढ़नी स्टार्ट की तो चीजें डिफिकल्ट हो गई। एक माइंड मैपिंग, ये इसको माइंड मैप हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज हमने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड किया, ये आपके फीडबैक की वजह से ऐड किया। यहाँ मैंने ये फोटोज भी ऐड किया कि कॉग्निटिव डोमेन दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव डोमेन दिल से रिलेटेड, साइकोमोटर डोमेन हाथ से रिलेटेड। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में है। ये डोमेन मेंटल एबिलिटीज के बारे में डील करता है, जैसे चीज़ों को याद रखना, उनको समझना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में रीजन करना क्यों हुआ, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का हासिल करना। लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी जो नॉलेज हासिल करना है ये सबसे सिंपल चीज़ है, इल्म कोई भी हासिल कर सकता है, मगर उस इल्म को इवेलुएट करना ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। नॉलेज जैसे कि रिकॉलिंग ऑफ द फैक्ट्स, टर्म्स, डेफिनिशंस, प्रिंसिपल्स। हम यहाँ पर एक्शन जो हमारा होता है हम डिफाइन कर पाते, हम चीज़ों को लिस्ट कर पाते, हम उनका नाम बता पाते, रिकॉल कर पाते, या हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते, पहचान पाते। जैसे कि लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, अगर ये चीज़ की बोली जाए तो फिर हम 5-6 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है उनको रिकॉल कर पाए, ये नॉलेज के डोमेन में आएगा। कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम फिर क्या कर पाते, एक्सप्लेन भी कर पाते, समराइज भी कर पाते, उसको इंटरप्रेट भी कर पाते, उसका खुलासा भी कर पाते, और उसको उसकी वजाहत भी कर पाते। जैसे कि एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या है, इसका जो कंसेप्ट है उसको बयान करना, ये कंप्रहेंशन में आएगा। एप्लीकेशन, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, जो हमने पुरानी नॉलेज हमने हासिल की थी उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करना, इसको एप्लीकेशन कहते हैं। ये हम डेमोन्स्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, कोई चीज़ सॉल्व करके भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टू फ्रेम लेसन ऑब्जेक्टिव, कि मुझे अगर लेसन ऑब्जेक्टिव्स बनाने कि मुझे बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, तो मैं इसी हिसाब से चलूंगी कि मुझे पहले इल्म देना है, फिर अकॉर्डिंगली उसको समझाना है, फिर उसको अप्लाई करवाना है, एंड सो ऑन। एनालिसिस, ब्रेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को तोड़ना इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, जैसे ये, दिस इज एनालिसिस। ठीक है, ये एनालाइज करना हुआ, इसको हमने तोड़ा चीजों को कि कहाँ से क्या आ रही है, इसकी वजह से हम कंपेयर कर पाते, इसकी वजह से हम क्लासिफाई कर पाते हैं। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जैसे हमने इससे पहले पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी का एक टेबल बनाया था, वो भी इसी एनालिसिस में आएगा। ब्रेकिंग ऑफ द थिंग्स, सिंथेसिस, क्रिएशन इन रिवाइज टेक्सोनॉमी, यानी कंबाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स, जो हमने पुरानी चीजें सीखी थी उससे एक नया स्ट्रक्चर, नया फॉर्म बनाना। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन अ लेसन प्लान यूजिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, लेसन प्लान इस तरह से बनाना कि जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे उसमें कवर अप हो जाए। इवैल्यूएशन, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, अब जितना भी हमने किया इस सब पे एक जजमेंट प्रोवाइड करना, ये इवैल्यूएशन के केस में आ जाएगा, जिसमें कि हम जस्टिफाई करते हैं, जैसे मार्किंग की जाती है कि किसी को हमने कितने मार्क्स देने, किसी को ज्यादा देने, कम देने, क्यों, हम टीचर से क्यों, तो कहते उस फलां का आंसर आपसे ज्यादा बेहतर था, अच्छा था। तो वो एक जस्टिफिकेशन होती है, वो एक क्रिटिसिज्म होता है, वो एक असेसमेंट होती है। जैसे कि इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड,
कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रेजेंटेशन, अगर अभी मैं आपसे पूछूंगी ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई इसके जरिए आपको बेटर समझ में आया, या जो मैंने आज लिख कर इस तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको दिया, आपको किस में ज्यादा बेहतर समझ में आया बताइए? ये वाला मेथड बेटर था या? दोनों ये वाला भी, और उसके बाद अभी जो समझा है वो भी बहुत बेहतर है माशाल्लाह। ठीक, आज तो ये आज क्या बहुत हुआ अच्छा अब समझ। आपका? ये आपने एक इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन में जी। अब आपने दोनों मेथड्स को क्या किया? आपने कहा कि दोनों मेथड्स इक्वल है। जी। हो सकता है कोई कहता कि नहीं जी, दोनों मेथड्स में एक मेथड बेटर है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता जी पीपीटी बेहतर है, और कोई हो सकता है वो कहता नहीं जी लेक्चर वाला बेहतर है। ये अपना अपना ओपिनियन होता है, और यही ओपिनियन जो है ना, ये इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड्स, वैल्यूज के लिए, फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, वैल्यू, एप्रिसिएशन। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि मैंने जब बीएड किया, ओके, लास्ट ईयर, इस साल मेरा बीएड कंप्लीट हो गया। मैंने जब बीएड किया तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे ऐसे टीचर्स थे, उन्होंने इतनी खूबसूरती से हमें पढ़ाया कि हम सबका दिल किया कि हम बीएड के बाद अब एमएड भी करें। ठीक है। उन्होंने इस तरह से लाइक प्रमोट किया कि हमारा दिल किया कि नहीं अब तो एमएड करना ही करना है जब जिंदगी में मौका मिलेगा। ये क्या था? ये एक इन्फ्लुएंस था, मगर किस पे? क्या ये हमारे दिमाग पे इन्फ्लुएंस था? नहीं, ये हमारे अफेक्टिव डोमेन पे इन्फ्लुएंस था। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक इंटरेस्ट जो है ना वो इंक्रीज हो गया, हमारी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्रिसिएशन जो है ना वो इंक्रीज हो गई। तो अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि हम पहले रिसीव करते हैं चीजें, रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते, ऑर्गेनाइज करते एंड कैरेक्टराइज करते हैं। रिसीविंग में विलिंगनेस टू पे द अटेंशन, कि हमारा दिल करता है कि हम इसको सुने, स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली टू द टीचर, ये रिसीविंग में आता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपका जवाब देना, स्टूडेंट का जवाब देना या उनका सवाल पूछना ड्यूरिंग द लेसन, ये रिस्पॉन्डिंग में आता है। वैल्यूइंग, अटैचिंग वर्थ और वैल्यू टू समथिंग, स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट शो करना किसी भी चीज के रिलेटेड, ये वैल्यूइंग में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिंग वैल्यूज इनटू अ वैल्यू सिस्टम, जैसे कि स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइज करना पर्सनल वैल्यूज रिलेटेड टू ऑनेस्टी। ये यानी जो भी आपके जिंदगी के मामलात है उनमें खलूस से, उनमें ऑनेस्टी के साथ काम करना। कैरेक्टराइजेशन, वैल्यू कंसिस्टेंटली गाइड बिहेवियर, जब हम कंसिस्टेंटली खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं एक वैल्यू सिस्टम में अपने अंदर, तो वो फाइनली क्या बनता है, वो हमारा एक कंसिस्टेंट गुड बिहेवियर बनता है। वो हमारा डेली लाइफ का एक डेमोन्स्ट्रेशन बन जाता है। जैसे कि नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि वो चलते फिरते कुरान थे। ठीक है, तो उनका क्या था, वो एक कंसिस्टेंसी थी ऑफ दैट गाइडेड बिहेवियर। देन वी हैव साइकोमोटर डोमेन। ये डोमेन जो है फिजिकल स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेशन का माना चेंज करना, तब्दीली करना। इसमें इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन आ जाती है। इमिटेशन, एक्शंस को कॉपी करना, जैसे लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स है तो वो फिर प्रोसीजर्स को कॉपी कर रहे, टीचर बता रहा है कि ऐसे ऐसे करो तो हो रहा है। या कुकिंग का कोई स्किल अगर सीख रहा है तो पहले बताया जा रहा है ऐसे जी प्याज पहले डाल दो उसके बाद कोई और चीज डाल दो। या हम जब मैंने आपको परसों कल पढ़ाया कि पेपर वन की स्ट्रैटेजी क्या है, उसको फिर आप इमिटेट करेंगे। ओके, मैम ने पहले कहा कि इस तरह से थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, तो वो कॉपिंग में आता है। मैनिपुलेशन, परफॉर्मिंग स्किल्स विद गाइडेंस, स्टूडेंट्स ऑपरेट अ माइक्रोस्कोप विद इंस्ट्रक्शन, कि अब आपके पास चीज मालूम है, आपके पास है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, अब आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हो, इसमें चेंजेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई है। प्रिसीजन, परफॉर्मिंग स्किल्स एक्यूरेटली, उसके बाद हमेशा हमको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, फिर हम स्किल्स को क्या कर पाते हैं, एक्यूरेटली खुद से परफॉर्म कर पाते हैं। आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल स्किल्स, अब स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीजें होती है,
मल्टीपल स्किल्स आ जाते हैं, तो उस सब को वो इंडिपेंडेंटली दे कर पाएंगे, ये आर्टिकुलेशन में आएगा। नेचुरलाइजेशन, स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक। अब स्टूडेंट को एफर्टलेसली, विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट जो है ना, वो अच्छी तरीके से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कर पा रहा है, बार बार कर पा रहा है, इस तरह से एज इफ ये उसमें नेचुरली मौजूद है। गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। गैगने एंड ब्रिग्स ये दो लोग हैं, ठीक है, ये एक ही नाम नहीं, दो लोग हैं। इन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल स्किल, वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, एटीट्यूड्स और मोटर स्किल। इन चार का इन्होंने फर्दर कोई ये नहीं दिया है, मगर इंटेलेक्चुअल स्किल्स में इन्होंने कहा हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, हायर ऑर्डर ऑफ रूल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग। गैगने एंड ब्रिग्स जो है, इनके जो टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज लर्निंग आउटकम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, कभी लर्निंग आउटकम्स के नाम से आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग के नाम से आएगा। इन्होंने 5 मेजर आउटकम्स हमारे पास दिए: इंटेलेक्चुअल स्किल्स, वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, एटीट्यूड्स एंड मोटर स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में इन्होंने कहा कि ये इन्वॉल्व करता है लर्नर की एबिलिटी टू यूज, इस्तेमाल करना, सिंबल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को, प्रोसीजर्स को, टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कुछ भी, जैसे ये अभी हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। These skills help learners think, reason, classify and solve problem। इसकी वजह से लर्नर्स सोचते हैं, समझते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करना होता है डिवाइड करना, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सब कैटेगरी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहला वाला क्या है, सिंपल है। लास्ट वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपली पहले आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जहां हम डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे चीजों के दरमियान, वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्किल में पहले हम चीजों को हम कह पाते हैं ये डिफरेंट चीज है एंड ये डिफरेंट चीज है। एक मिनट, सॉरी। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट सेकेंड लेवल पे आता है। अब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को। डिस्क्रिमिनेशन में फॉर एग्जांपल पता नहीं ऑप्शन ए है या बी है, माय मिस्टेक, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट में हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन है। देन वी हैव डिफाइंड कॉन्सेप्ट। डिफाइंड कॉन्सेप्ट जैसे अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होता है, ख्याली चीजें। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बीएड वगैरह में भी हमें सिखाते हैं कि छोटे बच्चे जो है ना, अप टू द एज ऑफ 7 या 10 तक, 10 की एज तक वो इमेजिन नहीं कर पाते चीजें। इमेजिनेशन 7 के बाद डेवलप हो जाती है बच्चों में। तब तक जरूरी है, अगर आप बच्चे को कोई चीज समझाना चाहते हो ना, तो आपको उसको प्रैक्टिकली दिखानी पड़ेगी। अगर आपने रील्स वगैरह देखी होंगी, वहां हम देखेंगे चाइनीज रील्स होती है जहाँ छोटे बच्चे को पेरेंट्स फीड कर रहे हैं और बच्चा फीड करना नहीं मान रहा है, तो उन्होंने साइड में एक टेडी बियर रखा होता है, ठीक है। वो टेडी बियर को फीड करते हैं एज इफ सच में उसको फीड करे हो, तो बच्चा भी क्या करता है, बच्चा भी मुंह, क्यों, क्योंकि उस लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है ना वो समझ में नहीं आती, वहां प्रैक्टिकल चीजें आ जाती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ये भी एक इंटेलेक्चुअल स्किल है, और ये पैदाइशी नहीं होता, ये विद टाइम डेवलप हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इमेजिनरी चीजें कर नहीं पाते। कुछ लोग बहुत स्किलफुल होते हैं इसमें, कि जो वो दिमाग में ही सारी माइंड मैपिंग कर लेते हैं। बहुत सारों को लिखना पड़ता है, उन्हें राइट डाउन करना पड़ता है कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, किस किस तरह से कर रहा हूँ। बट सम पीपल दे आर वेरी गुड एट इमेजिनेशन। देन हमारे पास है रूल्स। अप्लाइंग रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट, कि एक चीज का क्या रिश्ता है दूसरी चीज के साथ, इसको अप्लाई करना, ये रूल्स की कैटेगरी में आता है। एंड सबसे हाईएस्ट चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब हम रूल्स को कंबाइन कर रहे हैं एंड उसकी वजह से हम नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। एंड रिमेंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे हाईएस्ट
जो लेवल है इंटेलेक्चुअल स्किल का। एक यहां तक समझ में आ गया? जी और यहां तक कोई सवाल? इंटेलेक्चुअल स्किल ये किसका हम पढ़ रहे हैं? इंटेलेक्चुअल स्किल गैगने एंड ब्रिग्स। गैगने एंड ब्रिग्स ने इंटेलेक्चुअल स्किल में 5 चीजें दी है। उन्होंने उसमें कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होता है, डिफाइंड कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिंग्विशिंग वोवल्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स क्या क्या है हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको आपस में डिस्टिंग्विश करना। आइडेंटिफाइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है। एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, ये इसमें आएगा। ये 5 चीजों को, ये पांच पांच एग्जाम्पल्स है इनकी। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ये एप्लीकेशन रूल्स में आएगा। एंड सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो है दे विल बी एबल टू अप्लाई मैथमेटिकल रूल्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये यहाँ इंटेलेक्चुअल स्किल में जब डिस्क्रिमिनेशन से स्टार्ट होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है, मैथमेटिकल रूल जो भी आपने किताब में पढ़ा होगा उसको आप रियल लाइफ में सॉल्व अप्लाई करके कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। वर्बल इंफॉर्मेशन में रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट्स आता है, टर्म्स आता है, प्रिंसिपल्स आता है, एंड इंफॉर्मेशन आता है। ये चीज ऑरली भी हो सकती है एंड रिटर्न भी हो सकती है। ठीक है, वर्बल के साथ हमेशा ये कम्युनिकेशन में भी आएगा कि वर्बल चीजें ऑरली भी होती है एंड इन रिटर्न भी होती है। इट मेनली इन्वॉल्व मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। वर्बली मेमोराइजेशन जो भी हमने हिफ्स किया होता है, और रिकॉल करना, उसको वापस से दोहराना, ये आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर सवाल पूछा जाएगा इसका जवाब देना। लिस्टिंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक दरख्त के पौधों दरख्त के बॉडी पार्ट्स को बयान करना। रिसाइटिंग डेफिनेशन, किसी चीज की एग्जाम्पल, किसी भी चीज की डेफिनेशन को बयान करना वर्बली। नेमिंग हिस्टोरिकल डेट्स को बयान कर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी अब हमने इनको ये पढ़ाया था कॉजेज वगैरह, अब वर्बल इंफॉर्मेशन के अंदर वो इसको मेमोराइज करके अब वो इसको रिकॉल भी कर पाएंगे। देन वी हैव कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। वहां पे हमारे पास जो ब्लूम्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वहां पे नॉलेज कॉम्प्रहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन था। यहाँ पर कहा जाता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, वो कॉग्निटिव डोमेन था, दैट वाज डोमेन। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिससे कि लर्नर कंट्रोल कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है एंड ऑर्गेनाइज कर पाता है अपनी ही लर्निंग को। दीज इंक्लूड थिंकिंग स्किल्स, सोचने की जो स्किल्स होती है, लर्निंग की जो स्ट्रेटजीज होती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। हम जैसे नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम स्ट्रेटजीज पूछते हैं कि आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है, आपका एग्जाम की तरफ जो अप्रोच है। ठीक है, जेआरएफ का अप्रोच क्या है। कुछ लोगों में ये पहले से होता है, ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है। अगर ना हो तो हमको ये लेना पड़ता है, हमको ये सीखना पड़ता है। जैसे कि यूजिंग निमोनिक्स टू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन। निमोनिक्स समझ में आता है क्या होता है? जी जैसे हमने ये बनाया, ये हमने एक निमोनिक बनाया खुद से, टू रिमेम्बर एन इंफॉर्मेशन। प्लानिंग हाउ टू स्टडी फॉर एन एग्जाम, हम प्लान करें एग्जाम के लिए कैसे कैसे पढ़ाई करें। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक
प्रॉपर मेथड यूज करना कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, समराइजिंग अ लेसन इन वंस ओन वर्ड्स, ये सारी चीजें कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में आ जाती है। Students will be able to select effective learning strategies for studying new topics, कि जब इंसान को पता होगा कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं पढ़ाई करने के, फिर वो चूज करना कि अब मैं इसमें से कौन सा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से मेरी जो लर्निंग है वो बेटर हो जाए, उसका सिलेक्शन करना ये कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी के अंडर आएगा। एटीट्यूड्स का माना होता है लर्निंग टेंडेंसीज टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी बिहेवियर में चेंज आता है इट कैन ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन ईदर बी नेगेटिव। दे इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर। जब हम कोई चीज सुनते हैं उसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हमारे अंदर एक चेंज आना होता है ना, वो या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, एंड दैट इज अ चॉइस। वो हम चूज करते हैं। हम कहते हैं बकवास बोल रहे हैं, या हम कहते नहीं सच बोल रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंगली काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कोई कहेगा ये चीज बेअदबी होती है, या हम इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे और हम इसको अपनाएंगे, या हम कहेंगे क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम एक नेगेटिव बिहेवियर में चले जाएंगे। शोइंग इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, विलिंगनेस टू फॉलो सेफ्टी रूल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीम। तो एटीट्यूड एक लर्निंग टेंडेंसी है जिसकी वजह से चेंज आ जाता है हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि जब भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात आएगी स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आएंगी, तो मकसद हमारा है कि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और ये चीज भी जो है ना ये हासिल होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज आए, कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें। अगर हमारे हमारे लेक्चर से एक नेगेटिव बिहेवियर आ गया, दैट मीन्स वी हैव फेल्ड इन आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। हम एक पॉजिटिव चेंज चाहते थे, वहां से एक नेगेटिव चेंज आया, दैट मीन्स जो हमने टीचिंग का प्रोसेस सिलेक्ट किया था उसमें कहीं ना कहीं पे गड़बड़ थी। मोटर स्किल्स, फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को कहते हैं। These skills require practice and are performed smoothly and accurately. जैसे कि writing neatly, typing on a keyboard, riding a bicycle, performing laboratory experiments, playing a musical instrument. अब जो हमारा एग्जाम होता है वो क्या टाइप होता है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। कुछ एग्जाम्स हमारे होते वो होते पेन पेपर एग्जाम, जिसमें वो ओएमआर शीट होता है। स्टेट लेवल के जो होते हैं एग्जाम्स, नेट सेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो ओएमआर पेपर में होता है। जो नेट होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पास नॉलेज पूरा होता है, ठीक है, वो नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बट उनके पास स्किल नहीं होता है सीबीटी मोड का। उनको पता ही नहीं होता कि वहां पे एग्जाम में पेपर किस तरह से आएगा, मुझे कैसे सिलेक्ट करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ पे यस करना है, कहाँ पे नो कर देना, नथिंग। एंड उस वजह से वो एग्जाम में पीछे रह जाते, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये भी एक मोटर स्किल है, इसको सीखना। बहुत सारे बच्चों को ओएमआर शीट भरना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि हमें कैसे सर्कल जो है उसको मार्क करना है, हमारा आंसर कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे रिजेक्ट होगा, उनको कोई नॉलेज नहीं होता। तो वो उस पेन पेपर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो ये चीजें मोटर स्किल में आती है। क्या यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। लेवल्स ऑफ टीचिंग। पहले इस तरह से समझ लो, लेवल्स ऑफ टीचिंग तीन होते हैं। हमारे पास है मेमोरी लेवल, हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड हमारे पास है रिफ्लेक्टिव लेवल। हम अभी किस लेवल पर है? अभी हम रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हमने स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो हम मेमोरी लेवल पर थे, बिल्कुल, जब हम बच्चे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम किस पर आए? अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आए, मान लीजिए कॉलेज लेवल पे। अब जब हम रिसर्च लेवल पर है, हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर
पहुंच गए। ये 3 मेन लेवल्स ऑफ टीचिंग है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ने वाला है, ठीक है, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। जो मेमोरी लेवल है, इसमें मेन चीजें होती है रिकॉल करने में। छोटे बच्चों को A to Z पढ़ाया जाता है, अलिफ बा पढ़ाया जाता है, रिपीटेशन, बार बार दोहराते जाओ, ये होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जैसा कि नाम ही है कि हम चीजों को समझते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन भी की जाती है चीजें, और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है। मेरी हैंडराइटिंग आप लोग को समझ में आ जाती है? जी। जो रिसर्च लेवल है, यहाँ पर एनालिसिस होता है। व्हाट इज नाउ एनालिसिस? तोड़ना। जो भी हम चीजें कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम तोड़ते हैं और वापस से उसको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है ना, उस पर फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ओके। जी। ये मेन 3 चीजें, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये किस में आता है? लेवल्स ऑफ टीचिंग में। हम शुरुआत यहां से करते हैं, उसके बाद हम यहां तक पहुंच जाते हैं। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 है। मेमोरी लेवल MLT के नाम से भी जाना जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ULT के नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल RLT के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हमारे पास है लेवल्स ऑफ टीचिंग। नाउ लेवल्स ऑफ टीचिंग इंडिकेट द डेप्थ ऑफ लर्निंग, कि कितनी गहराई से पढ़ाई हो रही है। 3 लेवल्स है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये सबसे लोवेस्ट लेवल है टीचिंग का, जहां पर फोकस रूट लर्निंग पर होता है, यानी रट्टा मारना। रिकॉल की जाती है चीजें, रिकॉग्नाइज की जाती है। रिकॉग्नाइज जैसे ये, बताओ जी ये कौन सा अल्फाबेट है? रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दियर मीनिंग, कि यहाँ पर वापस A to Z सुनाओ, 1 to 10 सुनाओ, 1 to 10 सुनाओ, 10 to 1 सुनाओ, फॉरवर्ड काउंटिंग करो, बैकवर्ड काउंटिंग करो। तो ये चीजें इसमें आ जाती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो एम्फेसिस होता है, दैट इज ऑन रिकॉल। वो टीचर, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। लर्नर्स जो है वो पैसिव होते हैं, उनका मेनली कोई रोल नहीं होता है। एंड यूज ऑफ रिपीटिशन इसमें। Objectives of memory level of teaching: to help learners memorize facts, definitions, formulas, rules.
टू एनेबल क्विक रिकॉल, जल्दी से वापस याद आना चीजों का। टू क्रिएट नॉलेज बेस फॉर हायर लर्निंग, यहाँ पर एक बेस बनाई जाती है हायर लर्निंग के लिए। मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होती है, यानी आउटसाइड, बाहर से आती है मोटिवेशन, मार्क्स के जरिए, ग्रेड्स के जरिए, रिवॉर्ड्स के जरिए, प्रेज के जरिए, या फेयर ऑफ फेलियर के जरिए। टीचिंग मेथड इसमें होता है ड्रिल एंड सॉरी लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाया जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की जाती है, रिसिटेशन। आवाज नहीं आ रही थी। तो शायद नेट के वहाँ कोई डिस्टर्ब है। हम्म, एक मिनट, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जी आ जी रही आ है। रही है। हाँ। जी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहाँ तक सुना आप लोगों ने? हम्म, जी आप बोलिए। रिकॉग्निशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, लेक्चर मेथड होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस किया जाता है, रेसिटेशन से काम लिया जाता है, रिपीटिशन से काम लिया जाता है, और क्वेश्चन आंसर से काम लिया जाता है। टीचिंग इन ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग से काम लिया जाता है। टीचर का रोल, रोल ऑफ टीचर इन मेमोरी लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड कई दफा इसी तरह से पूछा जाता है। सेंट्रल एंड डोमिनेंट होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज भी टीचर ही होता है, टीचर ही इंफॉर्मेशन देता है, टीचर ही डायरेक्ट सवालात पूछता है, टीचर ही क्लासरूम को कंट्रोल करता है। लर्नर्स का रोल क्या होता है? वो पैसिव होता है, उनका एक्टिव रोल नहीं होता है। वो मेमोराइज करते हैं नॉलेज को, वो वापस से इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी बहुत ही कम पार्टिसिपेशन या क्रिएटिविटी होती है। इवैल्यूएशन मेमोरी लेवल पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के जरिए किया जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के जरिए किया जाता है, मेमोरी एमसीक्यूज के जरिए किया जाता है, या ओरल टेस्ट के जरिए किया जाता है। मेमोरी लेवल के रिलेटेड सजेशंस, मेमोरी लेवल सिर्फ स्टार्टिंग की लेवल में यूज होना चाहिए, और आगे जाकर मेमोरी लेवल को अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ जोड़ना चाहिए ताकि बेटर लर्निंग हो सके।
एंड वी हैव टू अवॉइड ओवर यूज ऑफ रूट मेथड्स, कि इतना भी ज्यादा रट्टा करवाना नहीं है बच्चों को कि वो फिर जिंदगी भर रट्टा करने से बाहर ही ना। मेमोरी लेवल के बेनिफिट्स क्या है कि इट इज यूजफुल फॉर फाउंडेशन नॉलेज। कोई बुनियादी चीज जो हमें हिफ्स करनी है, जैसे एबीसी हिफ्स करना है, अलिबा हिफ्स करना है, वन काउंटिंग हिफ्स करनी है, तो उसके लिए ठीक है, ये टाइम भी बचाता है। और मेमोरी लेवल जो है ये लार्ज क्लासेस के लिए सूटेबल होता है, और ऐसे सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है जहाँ पे डेट्स या फॉर्मूलाज को याद करना होता है। डीमेरिट्स क्या है, इसकी खामियां क्या है, ये एनकरेज करता है रोट लर्निंग। कई सारे बच्चे इतना ज्यादा इसमें चले जाते हैं मेमोरी लेवल में ही कि वो आगे जाकर भी पूरा का पूरा चैप्टर ही रट्टा कर लेते हैं, समझते ही नहीं है कि जो आएगा देखा जाएगा, रट्टा सारा करके जाते। नो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ना वो समझते हैं ना ही वो इसको अप्लाई करने कर पाते। लर्नर्स बिकम पैसिव, उनको इतनी आदत हो जाती है रट्टा करने की या मेमोरी लेवल में रहने की कि वो कभी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनते ही नहीं है क्लास में। एंड नॉलेज इज शॉर्ट लिव्ड, जो मेमोरी लेवल में पढ़ा होगा क्योंकि वो सिर्फ रोट लर्निंग की गई है, उसमें सिर्फ रटा किया गया है, तो उसकी वजह से नॉलेज जो है ना वो हमेशा आगे तक याद नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी लेवल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? मेमोराइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जिसे हमें टेबल्स याद करने होते हैं, लर्निंग डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, या रिमेम्बरिंग डेफिनेशंस इन साइंस। क्लियर है यहाँ तक? जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये एम करता है कॉम्प्रिहेंशन पे, रिलेशनशिप्स पे, प्रिंसिपल्स पे और कॉन्सेप्ट्स पे। ये एम्फसाइज करता है एक्सप्लेनेशन पे और इंटरप्रिटेशन। एक्सप्लेनेशन बयान करना, इंटरप्रिटेशन समझना। स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये एनकरेज करता है थिंकिंग और रीजनिंग को। इसकी वजह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, और लर्नर्स जो है ना वो एक्सप्लेन भी कर पाते, इंटरप्रेट भी कर पाते, कंपेयर भी कर पाते और क्लासिफाई भी कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की वजह से मीनिंगफुल लर्निंग जो है प्रमोट होती है। तो क्या हम कह सकते हैं जो अभी हमारा करंट लेवल ऑफ लर्निंग है ये मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग है या ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग? बताइए। ये अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग में डिस्कशन मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ इसमें से? टीचिंग मेथड। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। आगे जाकर हम डिस्कशन भी कर पाएंगे चीज़ों पर, यूजुअली जब हम पीआईक्यूज वगैरह डिस्कस करते वहां पे डिस्कशन मेथड हो पाता है। बट बेसिक मेथड क्योंकि ये एक लार्ज क्लास है तो यहाँ पर लेक्चर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सो काइंड ऑफ मिक्स है ये, लेक्चर मेथड प्लस एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? ये डिडक्टिव मेथड है। यहाँ पे इसे देख लो कि पहले मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। जहाँ पहले एग्जाम्पल दी जाए और उसके बाद थ्योरी दी जाए वो इंडक्टिव में आ जाता है। टीचिंग एड्स मॉडल्स यूज किए जाते हैं, चार्ट्स यूज किए जाते हैं, डायग्राम्स यूज की जाती है, मल्टीमीडिया जैसे पीपीटी एंड वीडियो। हम इसमें से कौन सा टीचिंग एड यूज कर रहे हैं? पीपीटी जी, है। हम कौन सा टीचिंग एड यूज कर रहे हैं? पीपीटी, यस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम यूज कर रहे हैं। लेबोरेटरी अपरेटस, जहाँ पे नीड होगा, जिस क्लास में नीड होगा वहां पे ये चीजें भी इस्तेमाल हो सकती है। टीचर का रोल यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर का होता है, गाइड का होता है, ठीक है। एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट थियरी, एनकरेजेस क्वेश्चनिंग, कि आप सवाल पूछें, कनेक्ट्स न्यू नॉलेज विद प्रायर नॉलेज, जो हमने नया सीखा है उसको पीछे वाली नॉलेज के साथ हम कनेक्ट करते हैं।
लर्नर्स का जो मोड होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सवाल पूछते हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो इस नॉलेज को सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई कर पाए। आप लोगों के लिए क्या है अप्लाई करने के लिए, अगर अप्लाइंग नॉलेज इन फेमिलियर सिचुएशंस? एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वो आपका एप्लीकेशन है ऑफ द teaching methods, discussion, demonstration, question answer methods, and use of examples along with illustrations. Illustrations कोई भी पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती है। कैसे द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, कि लर्निंग एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, और यहाँ पर एम्फेसिस किया जाता है इंसाइट पे एंड कॉम्प्रिहेंशन पे, चीजों के समझने पे एम्फेसिस होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स के जरिए होता है। अक्सर हमारे सवालात वाई एंड हाउ से स्टार्ट होते हैं। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट होते हैं। मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, यानी इंटरनली भी हम मोटिवेटेड हो सकते हैं एंड हम एक्सटर्नली भी मोटिवेटेड हो सकते हैं। इंटरनली कि मुझे ये हासिल करना ही है, एक्सटर्नली इसको हासिल करने के बगैर और कोई चारा नहीं है। एंड मोटिवेशन जो है उसमें स्टूडेंट्स का एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुंचना वो जरूरी है। इसके मेरिट्स, ये प्रमोट करता है मीनिंगफुल लर्निंग, इंप्रूव करता है रिटेंशन, चीजें बेहतर तरीके से याद रहती है जब हमने उनको समझा होता है। ये एनकरेज करता है लर्नर पार्टिसिपेशन, और ये बिल्ड करता है एक बेस फॉर हायर थिंकिंग। हायर थिंकिंग क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। डीमेरिट्स इसके क्या, कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टीचर भी अच्छा खासा स्किलफुल होना चाहिए, और कभी कभार लार्ज क्लासेस जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है मैनेज करना अंडर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सजेशंस इस टीचिंग के लिए ये आते हैं कि एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से लेनी चाहिए, स्टूडेंट को इंटरेक्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है उसको इसके साथ ब्लेंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनिंग वाई सीजन चेंज, मौसम क्यों बदलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ पोएम, एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये लास्ट का हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास क्योंकि आज देर से स्टार्ट की थी, कल इंशाल्लाह मैं 9 PM ही ट्राई करूंगी क्लास स्टार्ट करना, तो 10 PM तक हमने इंशाल्लाह कंप्लीट किया। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी के को डेवलप करता है। ये लर्नर सेंटर्ड होता है, ये इंक्वायरी और एनालिसिस को एनकरेज करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तनहा इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर फोकस करता है। इट प्रमोट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो हकीकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग काम आता है। टू डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, टू एनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि एक स्टूडेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए और वो एक डिसीजन भी ले पाए। टू प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि तनहा स्टूडेंट जो है विदाउट टीचर वो पढ़ाई कर सके। टीचिंग मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, केस स्टडी होता है, सेमिनार और डिबेट्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड लर्निंग्स होती है। टीचिंग एड्स, लेबोरेटरी रिसोर्सेज होते हैं, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस और केस मटेरियल्स भी आती है। टीचर बस एक मोटिवेटर और मेंटर का काम करता है, वो क्रिएट करता है सिचुएशन को सॉल्व स्टूडेंट को करनी होती है, वो एनकरेज करता है रिफ्लेक्शन, सोचना, वो रेडीमेड आंसर्स नहीं देता है। लर्नर का जो रोल है वो हाईली एक्टिव होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है। लर्नर्स क्रिटिकली और लॉजिकली सोचते हैं, चीजों को एनालाइज भी करते हैं, इवेलुएट भी करते हैं एंड सिंथेसाइज भी करते हैं। व्हाट इज एनालाइज? तो तो जोड़ सिंथेसाइज, जोड़
नए से जोड़ना। स्टूडेंट्स जो है, लर्नर जो है, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग, कि हम चीज सीख के रहेंगे। इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसे टाइप होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिसर्टेशंस होती है, केस एनालिसिस होता है, प्रेजेंटेशंस होती है, वाइवास लिए जाते हैं। और मोटिवेशन मेनली इंट्रिंसिक होती है, अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अचीवमेंट और क्यूरियोसिटी भी। क्यूरियोसिटी की वजह से भी जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की जाती है। इसके मेरिट्स ये है कि इट डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। व्हाट इज हायर ऑर्डर? जो इवैल्यूएशन हमने पढ़ा था, कि हम चीज़ों को इवैल्यूएट करने तक पहुंच पाते हैं। एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। ये प्रिपेयर करता है लर्नर्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए, और प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। डीमेरिट्स क्या है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर यंग लर्नर। जो कच्चा दिमाग हो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तभी जाके पीएचडी में सालों लग जाते हैं। रिक्वायर्स हाई टीचर कॉम्पिटेंस, कि टीचर भी हमारा बिल्कुल माहिर होना चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो सकता है। डिफिकल्ट टू इवेलुएट ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि अब आप, किसी ने सोचा है, जो लर्नर है ये उसकी थिंकिंग पे है। थिंकिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम यस या नो में नहीं तोल सकते। क्या उसने सही सोचा या नहीं सोचा? ये उसने सोचा है, ये किसी हद तक सही भी होगा, किसी हद तक सही नहीं होगा, इसमें डिसएग्रीमेंट्स होंगे, इसीलिए इसको इवैल्यूएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। सजेशंस फॉर रिसर्च लेवल यूजिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल्स पे ही यूज करना चाहिए। इसमें जो गाइडेंस है वो विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही करके दिखाओ, तो फिर वो सिर्फ कॉपी करेंगे, वो खुद से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। एंड कंबाइन करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट, या एनालाइजिंग इकोनॉमिक इश्यूज एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। की इकोनॉमी की हालत खराब है, उसको हम एनालाइज करेंगे एंड हम नए सॉल्यूशंस देंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल? यहाँ तक आप लोग देख कर आइएगा। कल इंशाल्लाह मैं 9 बजे ही क्लास स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा इधर तक रिवाइज करेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, ये पेज नंबर 62 है ऑलमोस्ट। फिर आपको कुछ 50 पेजेस तक आप एक दफा अपनी जगह देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वो जो वालेकुम वरहमतुल्लाहि मैम आपने वबरकातुहू। जो ये भेज जी आपने बोलिए। जो ये भेजा है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ, जो जी पीडीएफ आपने भेजी है, तो वो यानी पूरे 10 यूनिट है क्या उसमें? नहीं, उसमें सिर्फ टीचिंग का यूनिट है, अच्छा, टीचिंग तो का फुल चार यूनिट सौ है। पाँच सौ सफ़ात पर है, चार ये 400 जी 500 सफ़ात इसलिए क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी लाइंस लिखी, प्रेजेंटेशन है ना, ये वर्ड जी जी डॉक्यूमेंट जी। नहीं है। एक ही अच्छा पेज अच्छा। में 15 20 लाइनें नहीं है, एक पेज में 4 4 लाइनें हैं। जी जी जी। उस वजह से ये 470 पेजेस आया है। अगर इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे ये 50 पेजेस तक का आ जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर्स पे मत जाइए आप, इसमें कंटेंट काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। खुला डुला कंटेंट लिखा हो ना तो वो आंखों पे भारी भी नहीं हो जाता। छोटा छोटा कंटेंट लिखा हो ना तो इंसान का पहले दिमाग वो भारी हो जाता है कि ये क्या पढ़ना है। तो जी जी जी। उस वजह से ये 10 यूनिट्स नहीं है, ये एक ही यूनिट है। और मैंने ये चीजें जो है काफी अच्छी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की कि एग्जाम्पल्स के साथ मैं नोट्स बनाऊं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट कल को नोट्स को देखे, वो शॉर्ट भी हो मगर ऐसे हो कि उसको पढ़कर वो समझ पाए, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उनको करेक्ट अटेम्प्ट कर। ये मेरी अपनी तरफ से कोशिश है। इसलिए पेज नंबर पे प्लीज आप ना जाए। और कोई जी। सवाल? नहीं। ओके, यहाँ पे जी, जी बोलिए। अच्छा, मैं इस चीज के लिए भी माजरत चाहूंगी कि मेरा बेटा भी जागा हुआ था, तो क्लास में थोड़ा सा शोर था। आई एम सॉरी फॉर दैट।
मतलब बीच बीच में ये आप लोग को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी को और कोई सजेशन होगी और कोई सवाल होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।